बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री की एक और क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास है एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 एडी, प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत 1206 ईस्वी तक। ये क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए। ये है हमारी क्लास नंबर 15। इससे पहले 14 क्लासेस हो चुकी हैं। इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 2 और यूनिट 2 में आज हम शुरू करेंगे वैदिक सभ्यता या कह सकते हैं वैदिक काल। इसकी ये पहली क्लास होगी। यदि आप इससे पहले की सभी क्लासेस देखना चाहते हैं तो आपको जाना होगा सबसे पहले प्लेलिस्ट सेक्शन में, और इस प्लेलिस्ट सेक्शन में जाने के बाद आपको इस लिस्ट में कहीं पर नजर आएगा बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 एडी। वहां जाकर आप सीरियल वाइज क्लासेस देख सकते हैं। आपके यूनिट 2 के सिलेबस में है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता, और इसके अलावा वैदिक और उत्तर वैदिक काल यानी वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ लिया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे इसमें वैदिक और उत्तर वैदिक काल की। देखिए यहां से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार रिपीट हुआ है वो आपके सामने है। क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व आर्थिक दशा पर प्रकाश डालिए, या ये क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए, या क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है ऋग्वेद काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। कहने का मतलब यह है इस क्वेश्चन में आपसे सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन पूछ रहा है ऋग्वेदिक पीरियड की। इन दोनों में केवल और केवल इकोनॉमिक कंडीशन पूछ रहा है, यानी हमें ऋग्वेदिक पीरियड की या वैदिक पीरियड की इकोनॉमिक कंडीशन बतानी है और सोशल कंडीशन बतानी है। यह क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। आइए इसकी तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इनकी सामाजिक और आर्थिक दशा। सबसे पहले बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। वैदिक सिविलाइजेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। देखिए वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता ये सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद अस्तित्व में आई, ये एग्जिस्टेंस में आई इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद। और इस वैदिक संस्कृति की जानकारी हमें वेदों से मिलती है। इसकी जानकारी वेदों में मिलने के कारण इसको वैदिक सभ्यता कहा जाता है। क्योंकि इस सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से मिली है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वैदिक सभ्यता कहा जाता है। और ये जो वेद हैं ये भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। भारत के सबसे पुराने धर्म ग्रंथ वेद हैं। और जिस काल की, जिस समय की जानकारी हमें वेदों में मिलती है वो है वैदिक काल। और इस वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। दो पार्ट्स में हमने वैदिक काल को, वैदिक पीरियड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं ऋग्वैदिक काल, जिसका समय काल है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, 1500 बीसी से 1000 बीसी। और फिर आता है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय काल है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, 1000 बीसी से 600 बीसी। अर्थात कुल मिलाकर जो वैदिक सभ्यता का काल है वो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और फिर हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, ऋग्वैदिक काल और इसके बाद आने वाला उत्तर वैदिक काल। ये जो वैदिक सभ्यता है इसके संस्थापक थे आर्य। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। देखिए जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन एक शहरी सभ्यता थी, एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, वहीं ये वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसकी जानकारी हमें मिलती है वेदों से, और वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद का मतलब होता है ज्ञान और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। द वैदिक कल्चर अपीयर्ड आफ्टर द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो वैदिक कल्चर था, जो वैदिक पीरियड था, वो शुरू होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद। इट इज कॉल्ड द वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट इट फ्रॉम द वेदास। क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन हमें वेदों से मिलती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वैदिक सिविलाइजेशन। द वेदास आर द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ इंडिया। जो वेद हैं वो भारत के ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट हैं, सबसे पुराने रिलीजियस ग्रंथ हैं। द वैदिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज ऋग्वैदिक पीरियड व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 1500 BC टू 1000 BC, एंड द सेकंड पार्ट इज लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल, व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 1000 BC to 600 BC. The Aryans were the founders of the Vedic civilization. वैदिक सिविलाइजेशन के जो फाउंडर थे वो थे आर्य। Unlike the Indus Valley विच वॉज अर्बन, जहां इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, एक शहरी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी, दिस वॉज रूरल यानी विलेज बेस्ड सिविलाइजेशन। जो वैदिक सिविलाइजेशन थी ये एक रूरल सिविलाइजेशन थी। द वर्ड वेद मीन्स नॉलेज। जो शब्द वेद है, इस वेद शब्द का मतलब होता है नॉलेज। एंड द वर्ड आर्य मीन्स, आर्यन मीन्स सुपीरियर और नोबल। आर्य का मतलब होता है सुपीरियर यानी श्रेष्ठ, या दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं नोबल। और इसमें भी ये ऋग्वैदिक काल, ये ऋग्वैदिक काल भारतीय इतिहास का वह समय है जिसकी जानकारी हमें पुराने वेद ऋग्वेद से मिलती है। भाई हमने वैदिक सभ्यता को दो हिस्सों में बांट लिया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ये जो ऋग्वैदिक काल है ये भारतीय इतिहास का वह समय है जिसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, सबसे पुराने वेद ऋग्वेद से। यदि आपने पुरानी क्लासेस की हैं तो मैंने आपको अच्छी प्रकार से वहां पर
ये समझाया भी है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है, और जिस काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है वही काल कहलाता है ऋग्वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता के विपरीत ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, और इसके संस्थापक थे आर्य, और आर्यों का जीवन प्रकृति के करीब, नेचर के बहुत ज्यादा करीब, सादा और पवित्र था। द ऋग्वैदिक पीरियड इज द टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री दैट वी लर्न अबाउट द ओल्डेस्ट वेदा, द ऋग्वेद। ऋग्वैदिक पीरियड इंडियन हिस्ट्री का वो टाइम है जिसका पता हमें चलता है सबसे पुराने वेद ऋग्वेद से। अनलाइक द इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वॉज अर्बन, दिस वॉज अ रूरल सिविलाइजेशन एंड द लाइफ ऑफ द आर्यंस वॉज क्लोज टू नेचर। और आर्यों का जो जीवन था वो नेचर के क्लोज था, सिंपल था और प्योर था। अब बात करते हैं इनकी सामाजिक दशा की, जो प्रश्न में पूछा गया था, जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनकी सामाजिक और आर्थिक दशा का वर्णन कीजिए। तो ऋग्वैदिक काल की जो सामाजिक दशा थी, सबसे पहले उसकी बात करते हैं, सोशल कंडीशंस ऑफ द ऋग्वैदिक पीरियड। देखिए, ऋग्वैदिक काल में जो समाज था ना, वो होता था पितृसत्तात्मक, यानी पैट्रियार्कल फैमिली होती थी। जैसे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा था कि संभवतः वहां का समाज था मातृसत्तात्मक, मैट्रियार्कल, लेकिन ऋग्वैदिक समाज था पितृसत्तात्मक, पैट्रियार्कल। ऋग्वैदिक समाज एक आदर्श समाज था। वैदिक काल में समाज की जो सबसे छोटी यूनिट थी, जो सबसे छोटी इकाई थी, वो परिवार या कुल होती थी। यानी समाज की शुरुआत होती थी परिवार से या अपने कुल से, और परिवार पितृसत्तात्मक होता था, यानी पिता या घर का सबसे बुजुर्ग पुरुष ही परिवार का मुखिया होता था, और उसको कहते थे कुलप। कुल का जो मुखिया होता था उसको कहते थे कुलप। भाई, परिवार होता था पितृसत्तात्मक, पैट्रियार्कल फैमिली होती थी, यानी पिता की चलती थी, यानी पिता या घर का सबसे बुजुर्ग पुरुष परिवार का मुखिया होता था, जिसको कहते थे कुलप। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझिए, हम कह रहे हैं कि वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। अब इस बात को आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, जैसे आज अब भी देखें हम, सबसे पहले मानव है, मानव एक परिवार बनाता है। उस परिवार के बाद उस परिवार से बड़ी इकाई क्या होती है? परिवार से ऊपर होती है उसकी सोसाइटी या उसका गांव या उसकी कॉलोनी। फिर आप उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो फिर आ जाते हैं टाउन यानी कस्बे या छोटे शहर। फिर आप उससे ऊपर जाओगे तो ये छोटे छोटे शहर मिलकर के एक जिला बनाते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। फिर विभिन्न जिलों से एक राज्य बनता है और राज्यों से मिलकर के एक देश बनता है। तो इसी प्रकार वैदिक काल में भी जो समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो परिवार या कुल होती थी, और कुल के मुखिया को कहते थे कुलप। और भले ही ऋग्वैदिक काल में परिवार पितृसत्तात्मक था, लेकिन फिर भी महिलाओं के साथ दया और सम्मान का व्यवहार किया जाता था, और उस समय संयुक्त परिवार की यानी जॉइंट फैमिली की प्रथा थी, सब एक साथ रहते थे। वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल कंडीशंस ऑफ द ऋग्वैदिक पीरियड। तो इसमें जो सबसे पहली कंडीशन है, जो सबसे पहली दशा है, वो है पैट्रियार्कल फैमिली। द ऋग्वैदिक सोसाइटी वॉज एन आइडियल सोसाइटी। ये काफी आइडियल यानी एक आदर्श सोसाइटी मानी जाती थी। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी वॉज फैमिली और कुल। सोसाइटी की, समाज की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती थी, जहां से समाज की शुरुआत होती है, वो होती थी फैमिली या कुल। द फैमिली वॉज पैट्रियार्कल। दिस मीन्स द फादर और द एल्डेस्ट मेल ऑफ द हाउस वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, नोन एज कुलप। इसका मतलब यह है, पिता या घर में सबसे एल्डेस्ट मेल यानी बुजुर्ग व्यक्ति घर का हेड होता था, जिसको कहा जाता था कुलप। हाउएवर विमेन वर स्टिल ट्रीटेड विद द काइंडनेस एंड रेस्पेक्ट। भले ही फैमिली पैट्रियार्कल थी, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं के साथ जो व्यवहार होता था वो दयालु और सम्मानजनक होता था। द कस्टम ऑफ द जॉइंट फैमिली वॉज फॉलोड एट दैट टाइम। उस समय जॉइंट फैमिली की प्रथा थी, संयुक्त परिवार में लोग रहा करते थे। ऋग्वैदिक काल की सामाजिक दशा में जो अगली विशेषता थी वो थी स्त्रियों की सम्मानजनक स्थिति, रेस्पेक्टेबल स्टेटस ऑफ वुमेन। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। लड़कियों को लड़कों की ही तरह ही शिक्षा दी जाती थी। इसका प्रमाण यह है कि लोपामुद्रा, घोषा, अपाला जैसी विदुषी महिलाओं ने ऋग्वेद के मंत्रों तक की रचना भी की है। कहने का मतलब ऋग्वैदिक काल में काफी विदुषी महिलाएं भी हुई हैं, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, अपाला। तो ये इस बात का प्रमाण है कि लड़कियों को भी उस समय शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा बाल विवाह यानी चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, इनका प्रचलन नहीं था, और पत्नी को पति के साथ यज्ञ में बैठना भी अनिवार्य था। और यदि किसी स्त्री का पति मर जाता था तो वह अपने देवर से विवाह कर सकती थी। इसे नियोग प्रथा भी कहते हैं, यानी विडो रीमैरिज भी उस समय प्रचलन में था। ये पॉइंट कि स्त्रियों की सम्मानजनक स्थिति, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल की तरफ हम बढ़ेंगे, वहां पर स्त्रियों की स्थिति बेकार हो जाएगी, दयनीय हो जाएगी।
लेकिन आरंभ में यानी ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। रेस्पेक्टेबल स्टेटस ऑफ वुमेन, वुमेन हेल्ड अ वेरी हाई एंड रेस्पेक्टेबल पोजीशन इन सोसाइटी ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड। वुमेन की जो पोजीशन थी वो रेस्पेक्टेबल थी ऋग्वैदिक पीरियड के दौरान, लेकिन बाद में जब लेटर वैदिक पीरियड आता है तो तब तक महिलाओं की जो स्थिति थी वो सम्मानजनक नहीं रह जाएगी। गर्ल्स वर गिवन एजुकेशन जस्ट लाइक बॉयज ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड। दिस इज प्रूव्ड बाय द फैक्ट दैट द लर्नड वुमेन या वी कैन से स्कॉलर्स लाइक लोपामुद्रा, घोषा एंड अपाला इवन कंपोज्ड हाइम्स, या कह सकते हैं इवन कंपोज्ड मंत्रास फॉर द ऋग्वेद। देयर वर नो सोशल इविल लाइक चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम और पर्दा प्रथा in the Rigvedic period. It was mandatory for the wife to sit with her husband during religious ritual. जब कोई धार्मिक कार्य होता था, यज्ञ वगैरह, तो ये मैंडेटरी था कि वाइफ को पति के साथ बैठना होता था। और इसके अलावा विडो रीमैरिज, इफ अ वुमेन्स हस्बैंड डाइड शी वॉज अलाउड टू मैरी हर हस्बैंड यंगर ब्रदर, दिस वॉज नोन एज नियोग कस्टम, इसको नियोग प्रथा कहा जाता था। अगला पॉइंट है वर्ण व्यवस्था। जो उस समय वर्ण सिस्टम था, वर्ण व्यवस्था थी, वो कर्म पर आधारित थी, बेस्ड ऑन वर्क। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन यह विभाजन जन्म से नहीं बल्कि कर्म यानी काम से होता था। ऋग्वेद में एक व्यक्ति कहता है कि मैं एक कवि हूं, मेरे पिता वैद्य यानी डॉक्टर हैं और मेरी माता चक्की चलाती हैं। इसका मतलब एक ही घर में अलग अलग वर्ण के लोग हो सकते थे। द ऋग्वैदिक सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप्स और वी कैन से 4 वर्णास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। हाउएवर दिस डिवीजन वॉज नॉट बेस्ड ऑन द बर्थ बट ऑन द कर्म। कर्म मीन्स वर्क या ऑक्यूपेशन के ऊपर ये बेस्ड था। इन ऋग्वेद ए पर्सन सेज आई एम अ पोएट, माई फादर इज अ डॉक्टर एंड माई मदर ग्रिंड्स ग्रेन विद अ मिल, और मेरी माता आटा पीसती हैं चक्की से। This means that people belonging to different varnas or different professions could live together in the same house. अब ऋग्वैदिक काल की सामाजिक दशा में बात करते हैं भोजन और वेशभूषा की, फूड एंड क्लॉथिंग की। आर्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। वे दूध, दही, घी, जौ को कहते थे यव, और सब्जियों का खूब प्रयोग करते थे। उनका सबसे प्रिय पेय, सबसे फेवरेट ड्रिंक थी सोमरस, जो हिमालय की मुंजवन चोटी से मिलता था और इसका प्रयोग धार्मिक अवसरों पर होता था। द आर्यंस वर बोथ वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस। दे यूज्ड अ लॉट ऑफ मिल्क, curd, ghee and barley. Barley was called yav in that period, and vegetables. Their favorite drink was somras. It was obtained from the Munjwant peak of the Himalayas and was used during religious occasions. भोजन और वेशभूषा में अब बात करते हैं वेशभूषा की, तो वे मुख्य रूप से 3 कपड़े पहनते थे, नीवी, वास और अधिवास। ये इंपॉर्टेंट है। नीवी कहते हैं कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र होता था धोती जैसा, वास होता था शरीर के ऊपर पहनने वाला वस्त्र कुर्ते के जैसा, और अधिवास ऊपर से ओढ़ने वाली चादर या शोल। दे मेनली वोर 3 टाइप्स ऑफ गारमेंट्स, नीवी, वास एंड अधिवास। व्हाट वाज नीवी? ए गारमेंट worn बिलो द वेस्ट सिमिलर टू अ धोती। वास, ए गारमेंट worn ऑन द अपर बॉडी सिमिलर टू अ कुर्ता और अ शर्ट। एंड अधिवास, एन आउटर गारमेंट लाइक अ शोल और रैपर ड्रेप्ड ओवर द शोल्डर्स। तो ये तो बात हुई ऋग्वैदिक काल की सामाजिक दशा की। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की आर्थिक दशा, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द ऋग्वैदिक पीरियड। देखिए, बात करें इनकी आर्थिक दशा की, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन की, तो इनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से गांवों और पशुओं पर आधारित थी। द इकोनॉमी ऑफ द आर्यंस वॉज मेनली बेस्ड ऑन विलेज एंड एनिमल्स, और इनका जो सबसे मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। पशुपालन था इनका मुख्य व्यवसाय। एनिमल हस्बेंड्री और वी कैन से कैटल रियरिंग वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक आर्यों के लिए खेती से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था पशुपालन, और गाय उनकी संपत्ति का मुख्य जरिया होती थी। उनकी जो असली संपत्ति होती थी वो होती थी गाय। कहने का मतलब जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होती थी वह उतना ही अमीर होता था। ऋग्वैदिक काल में संपत्ति को गोधन कहा जाता था। इवन संपत्ति को ही कहा जाता था गोधन, यानी काउ वेल्थ। और राजा का काम होता था गायों की रक्षा करना, यानी लोगों की संपत्ति की रक्षा करना मतलब गायों की रक्षा करना। और इस काल में युद्ध को भी कहते थे गविष्टि, और गविष्टि शब्द का मतलब होता है गायों की खोज। और गायों को अघन्या यानी न मारे जाने योग्य पशु माना जाता था उस समय। फॉर द ऋग्वैदिक आर्यंस रेजिंग एनिमल्स वॉज द मोर इंपॉर्टेंट देन द फार्मिंग। पशु पालना उस समय फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था ऋग्वैदिक आर्यों के लिए। द काउ वाज द मेन सोर्स ऑफ देयर वेल्थ। जो गाय होती थी वो उनकी वेल्थ का सबसे मेन सोर्स होती थी। द पर्सन हु हैड द मोस्ट काउज was considered the richest। जिस पर्सन के पास जितनी ज्यादा गाय वो उतना ही रिच। इन द ऋग्वैदिक पीरियड वेल्थ was called गोधन, और ऋग्वैदिक पीरियड में तो वेल्थ को यानी संपत्ति को कहते ही थे गोधन। गोधन मतलब काउ वेल्थ। द मेन ड्यूटी ऑफ द किंग was to
प्रोटेक्ट द काउ। और राजा की भी जो मेन ड्यूटी होती थी वो भी होता था गायों की रक्षा करना, प्रोटेक्ट द काउस। इन दिस पीरियड वॉर वॉज कॉल्ड गविष्टि। इस काल में वॉर को यानी युद्ध को भी कहते थे गविष्टि, यानी सर्च फॉर काउज। इस गविष्टि का मतलब होता है सर्च फॉर काउस, गाय की खोज। एंड द काउ वाज कंसीडर्ड अघन्य। अघन्य मींस नॉट टू बी किल्ड, और गाय कंसीडर की जाती थी नॉट टू बी किल्ड, ना मारे जाने योग्य पशु माना जाता था गाय को। यदि बात करें ऋग्वैदिक काल की आर्थिक दशा में अगले पॉइंट की, तो वो है कृषि। कृषि वैदिक काल का दूसरा प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन के बाद। इस काल के लोगों को हल चलाने, फसल काटने और सिंचाई का ज्ञान था। ऋग्वेद में केवल यव यानी जौ का उल्लेख मिलता है, और अभी तक चावल या गेहूं का कहीं स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता। बात करें एग्रीकल्चर की यानी फार्मिंग की, एग्रीकल्चर वाज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट ऑक्यूपेशन आफ्टर द कैटल रियरिंग। पशुपालन के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट ऑक्यूपेशन था वैदिक काल का, वो था एग्रीकल्चर। पीपल ऑफ दिस टाइम न्यू हाउ टू प्लॉग द लैंड, हार्वेस्ट क्रॉप्स एंड यूज इरिगेशन। कहने का मतलब इस काल के लोग जमीन जोतना, हार्वेस्ट क्रॉप्स यानी फसल को काटना, और यूज इरिगेशन यानी फसलों को पानी देना, ये सब अच्छे प्रकार से जानते थे। द ऋग्वेद ओनली मेंशंस यव, यव यानी बार्ले यानी जौ, एंड देयर इज नो क्लियर मेंशन ऑफ राइस एंड व्हीट येट। अभी तक राइस का या व्हीट का, चावल या गेहूं का कोई क्लियर मेंशन नहीं मिलता है। अगला पॉइंट है व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स। व्यापार मुख्य रूप से वस्तु विनिमय प्रणाली, ये मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी समझा चुका हूं। बार्टर सिस्टम यानी गुड्स एक्सचेंज सिस्टम, तो इनका व्यापार भी वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। अर्थात जैसे एक चीज, फॉर एग्जाम्पल जैसे गाय देकर कोई दूसरी चीज खरीदना। इस काल में सिक्कों का नियमित प्रचलन नहीं था, लेकिन निष्क यानी एक सोने का आभूषण का प्रयोग कभी कभी मुद्रा की तरह होता था। निष्क का प्रयोग कभी कभी मुद्रा की तरह होता था, लेकिन ये मुद्रा नहीं थी, एक सोने का आभूषण था। व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से होता था। व्यापार करने वाले लोगों को पणी कहा जाता था, और ये लोग अक्सर चोर माने जाते थे क्योंकि ये लोग गाय चुरा लेते थे। व्यापार करने वाले लोगों को उस समय कहा जाता था पणी, और अक्सर इन लोगों को चोर भी माना जाता था क्योंकि ये गाय चुराते थे। वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड वॉज मेनली बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम यानी गुड्स एक्सचेंज सिस्टम। दिस मीन्स पीपल बोट थिंग्स बाय एक्सचेंजिंग गुड्स, लाइक गिविंग अ काउ एंड गेट समथिंग एल्स। गाय को देकर उसके बदले कोई और वस्तु ले लेना, इंस्टेड ऑफ मनी, मुद्रा के स्थान पर, पैसों के स्थान पर। देयर वर नो रेगुलर कॉइन्स, उस समय कोई नियमित सिक्कों का प्रचलन नहीं था। हाउएवर ए गोल्ड ऑर्नामेंट कॉल्ड निष्क वाज समटाइम्स यूज्ड लाइक मनी या करेंसी। हाँ, कभी कभी एक निष्क नाम का एक ऑर्नामेंट, एक आभूषण मनी की तरह या करेंसी की तरह यूज कर लिया जाता था। उससे भी लोग कभी कभी कुछ चीजें खरीद लिया करते थे। ट्रेड वाज कैरिड आउट थ्रू बोथ लैंड एंड वाटर रूट्स। व्यापार उस समय लैंड और वाटर रूट दोनों से होता था। द ट्रेडर्स वर कॉल्ड पनी, और जो ट्रेडर होते थे वो पनी कहलाते थे। एंड दे वर ऑफन कंसीडर्ड थीव्स, उनको चोर मान लिया जाता था, बिकॉज दे यूज्ड टू स्टील काउज, क्योंकि वे गाय चुरा लिया करते थे। वैदिक काल की आर्थिक दशा में अगला पॉइंट होगा शिल्प और उद्योग, क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। शिल्प और उद्योग में बात करें तो बढ़ई वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण कारीगर था। यदि वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण कारीगर की बात करें तो वो होता था बढ़ई, क्योंकि ये रथ और हल दोनों बनाता था। हल खेत जोतने के लिए और रथ युद्ध के लिए। ऋग्वैदिक आर्य तांबे और कांसे से परिचित थे, और वो इन्हें कहते थे अयस। वो तांबे और कांसे को क्या कहते थे? अयस कहते थे। लेकिन ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन जब आता है उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल आते आते लोहे से ये लोग परिचित हुए। ऋग्वैदिक काल के लोग कपड़ा बुनना, बर्तन बनाना और चमड़े का काम भी जानते थे। क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज की बात करें तो द कारपेंटर वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्राफ्ट्समैन इन द वैदिक पीरियड। जो कारपेंटर होता था वो सबसे महत्वपूर्ण कारीगर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्राफ्टमैन होता था, बिकॉज ही मेड चैरियट्स एंड प्लोग्स, क्योंकि वो बनाता था चैरियट्स यानी रथ युद्ध के लिए, और हल बनाता था फार्मिंग यानी कृषि के लिए, खेती के लिए। द ऋग्वैदिक आर्यंस वर फैमिलियर विद कॉपर एंड ब्रोंज। जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो कॉपर और ब्रॉन्ज से फैमिलियर थे, इनसे परिचित थे। एंड दे कॉल दीज मेटल्स अयस, और वो इन धातुओं को, इन मेटल को अयस कहते थे। हाउएवर द पीपल ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड डिड नॉट नो अबाउट आयरन। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये आयरन के बारे में नहीं जानते थे। आयरन वॉज डिस्कवर्ड लेटर इन द लेटर वैदिक पीरियड। आयरन तो बाद में लेटर वैदिक पीरियड में डिस्कवर हुआ, यानी तब जाकर के ये उससे परिचित हुए, लोहे से। पीपल ऑल्सो न्यू हाउ टू वीव क्लॉथ, मेक पोर्ट्स एंड टू डू लेदर वर्क। और इस काल के लोग वीव क्लॉथ यानी कपड़े बुनना, मेक पोर्ट्स या मेक पोट्री यानी बर्तन बनाना, और लेदर वर्क यानी चमड़े का काम भी ये लोग जानते थे। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक काल की प्रशासन व्यवस्था की, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कई बार इस तरह से प्रश्न आ चुका है कि पूर्व वैदिक काल की प्रशासनिक स्थिति का वर्णन कीजिए, या ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि वैदिक काल में प्रशासन व्यवस्था
किस आधार पर विभाजित थी, किस तरह से विभाजित थी, ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। अगली क्लास में हम इसके बारे में बात करेंगे, प्रशासन व्यवस्था की बात करेंगे वैदिक काल की।